फ़िल्म में एक डायलॉग है जहाँ पर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कहता है कि सेल्फ विक्टिमाइज़ेशन इस पूरी दुनिया का सबसे गंदा नशा है। और ये इतनी पावरफुल लाइन है कि जब पिक्चर पूरी खत्म हो जाती हो और आप बाहर निकल आ जाते हो, तब आपको उस चीज़ का एहसास होता है। इस पूरे पिक्चर की सबसे बड़ी कड़ी है जो हर एक कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, वो है इसके संवाद, इसके डायलॉग्स। और अगर आपके आजू-बाजू में वो पॉपकॉर्न खाने वाली ऑडियंस, टाइम पास करने वाली ऑडियंस अगर आ जाती है, जो आपको बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनने देगी इस पिक्चर को, तो भाई साहब, आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। क्योंकि एक भी डायलॉग मिस अगर किया, तो बहुत सारे लिंक्स आपसे छूट जाएँगे और आपको कई हद तक पिक्चर समझ में नहीं आएगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो मेक श्योर कीजिएगा कि पिक्चर को वक़्त से पहले जाइएगा, और ये पिक्चर हर किसी के लिए नहीं है। हो सकता है कि कुछ 5 से 6 अलग-अलग मेंटालिटी के दोस्त अगर एक साथ जा रहे हो इस पिक्चर को देखने के लिए, तो हर एक का पर्सपेक्टिव इतना अलग होगा, हर एक का ओपिनियन इतना अलग होगा कि वो एक-दूसरे के साथ मैच भी नहीं करेगा। ये फ़िल्म उन सिनेफाइल लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो बर्निंग भी फ़िल्में बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जितना ज़्यादा खाना पकेगा, उतना ही ज़्यादा बाद में स्वाद आएगा, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये फ़िल्म एग्ज़ैक्टली उन्हीं सिनेफ़ाइल लोगों के लिए है। आइए बात करते हैं मैं सबा इस फ़िल्म के बारे में कि मुझे ये फ़िल्म कैसी लगी। देखो, तुम्बाड़ इस फ़िल्म के 6 साल के बाद हिट होने के बाद एक्चुअली राही अनिल बर्वे ये नाम हर किसी को पता चला, बट हम सब सिनेफ़ाइल जानते हैं कि जब ये फ़िल्म एक्चुअली सबसे पहले रिलीज़ हुई थी, उसके बाद ही इस फ़िल्म की जो सिनेफ़ाइल ऑडियंस है, उन्होंने इस फ़िल्म को अपने काँधों पर उठाए रखा था और बार-बार विनतियाँ कर रहे थे। वो इसलिए बिकॉज़ तुम्बाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी मास्टरपीस थी। मुझे आज भी याद है उस पूरे पिक्चर की कलर ग्रेडिंग, जिस तरीके से पूरा माहौल सेट किया गया था, जिस तरीके से लगातार बारिश होती जा रही थी, वो जो एक डार्क टोन था, वही सेम टोन आपको यहाँ पर मैं सबा इस फ़िल्म में नज़र आएगा। तुम्बाड़ के ही बाद राही अनिल बर्वे वापस एक बार अपनी ही लिखी हुई और डायरेक्ट की हुई मैं सबा ये फ़िल्म हम सबके लिए लेकर आ चुके हैं। और अब सिनेफाइल्स की ज़िम्मेदारी थी कि भाई, वापस तुम्बाड़ के साथ जो हुआ वो इस फ़िल्म के साथ नहीं होना चाहिए। इसी के चलते मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गई मैं सबा को। और मेरे ना थोड़े बहुत मिक्स्ड इमोशंस है इस फ़िल्म को लेकर। तो सबसे पहले अगर प्लॉट के बारे में बात करूँ, तो देखो, प्लॉट बहुत सिंपल है। मुंबई में स्थित ये कहानी है जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो अपने टाइम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, और उसका थिएटर भी है खुद का। तो कुछ तो ऐसे उसकी ज़िंदगी में हो जाता है जिसके चलते वो खुद को उस थिएटर में बंद कर देता है, और अकेला नहीं, अपने बेटे को भी वहीं पे वो बड़ा करता है। और अपने बेटे और खुद के अलावा उस पूरे थिएटर में और किसी का आना-जाना नहीं है, कोई अलाउड ही नहीं है आने के लिए। तो लगातार इतने सालों से वो थिएटर जो बंद पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव माहौल है, लाइट्स भी नहीं है कहीं पर जलती हुई, हर एक कैरेक्टर जो है वो अपने-अपने हिसाब से लाइट जलाकर काम चला रहा है, अपनी ज़िंदगी के दिन बिता रहा है। इसी के चलते अब कुछ तो ऐसे लोग आते हैं वहाँ पर, तो वो कौन लोग होते हैं, और वहाँ पर आने के बाद उन 2 लोगों को ऐसे पता चलता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढेर सारा सोना है। अब वो सोने की तलाश चल रही है साइमल्टेनियसली। ये जो 2 कैरेक्टर है, बाप और बेटे का कैरेक्टर, अपनी-अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ढूँढ रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मैं सबा ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी, और क्या होता है आखिर में उस इतने ज़्यादा सोने का, वो भी आपको पता चलेगा क्लाइमैक्स में। बट ओवरऑल ये इतना इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है, और क्योंकि तुम्बाड़ की लेगेसी आगे बढ़ाते हुए राही अनिल बर्वे इस फ़िल्म को हम सबके सामने रखते चले जाते हैं। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है। इनफैक्ट इनके पिछले वाले ज़ोन में ये फ़िल्म जाती ही नहीं है। मात्र संवादों के ज़रिए हर एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। बहुत ही शातिर दिमाग के साथ इस पूरे पिक्चर की कहानी लिखी गई है, जिसको सोचने के लिए आपको दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा ना शुरुआत में, ये फ़िल्म एक्चुअली हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस पिक्चर को ख़त्म करने के बाद ना बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहेंगे कि यार ये क्या हुआ? वो ऐसा क्यों था? वो वैसा क्यों था? उनका क्लोज़र नहीं दिया गया है फ़िल्म में। वो क्लोज़र आपको खुद को ढूँढना है। उन सारे सवालों के जवाब आपको खुद को ढूँढने, बिकॉज़ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसे रैंडमली छोड़ी जाती है, जो चीज़ एक्चुअली मुझे अच्छी लगी, बिकॉज़ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के चलते आप उसी फ़िल्म में उलझे हुए रहते हो। और आज मैंने 2 फ़िल्में देखी एक्चुअली, मर्दानी 3 भी मैंने देखी, और ये वाली फ़िल्म भी मैंने माईसबा देखी, बट उसके बावजूद मैं अभी भी मैं माईसबा के बारे में ही सोच रही हूँ, तो इसका उतना इम्पैक्ट आपके दिमाग पर ज़रूर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़, सिनेमैटोग्राफी इस पूरे फ़िल्म की मतलब धड़कन है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो कम नहीं होगा।
क्योंकि एक ऐसा अंधेरों से भरा हुआ थिएटर, मात्र यही एक प्रीमाइस आपके पास है, जहाँ पर दूर-दूर तक रोशनी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। है तो बस बहुत सारा पश्चाताप, रिग्रेट, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और है टूटा हुआ दिल। तो इन सभी डिप्रेसिव माहौल में आपको ना लाइट्स का बहुत कम से कम इस्तेमाल करना था, बट यहाँ पर लाइट्स का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है ना, उसकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्शन में ना लाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ पूरी फ़िल्म में ना हर एक कैरेक्टर अगर एक-दूसरे के साथ बात भी कर रहा है ना, तो इस तरीके की लाइटिंग की गई है कि कोई कैरेक्टर पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है आपको आखिर तक पता ही नहीं चलेगा। हर एक कैरेक्टर ग्रे शेड में है और कहीं पे ऐसा हो रहा है, कहीं पे वैसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा पीक्स, बहुत ज़्यादा लोज़ नहीं है। कहानी एक धीरे-धीरे, हौले-हौले आगे चलती रहती है, बट जिस तरीके से लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो हर एक कैरेक्टर की मुझे लगता है डेप्थ एनहांस करने में बहुत ज़्यादा कामयाब ज़रूर रहते हैं। और ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी लगी इस पूरे फ़िल्म की। आप 15 से 20 मिनट के बाद ही फ़िल्म के थीम में घुस जाते हो। आप उस डिप्रेशन का माहौल फ़ील करने लगते हो। आप बैठे-बैठे उस एक कहानी का हिस्सा बन जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ये पूरा का पूरा काम एक्चुअली सिनेमैटोग्राफी और डायरेक्शन के डिपार्टमेंट को इसका पूरा श्रेय जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, इस पूरे फ़िल्म का पेस बहुत ही ज़्यादा स्लो बर्निंग है। इनफैक्ट स्लो बर्निंग के साथ-साथ ये फ़िल्म आपको बोर तो नहीं करेगी। अगर आप सच्चे सिनेफ़ाइल हो, आपको मज़ा आएगा देखते वक़्त, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके बहुत बड़ा भांडा फूटने वाला है, आगे जाके बहुत कुछ होने वाला है और इसकी उम्मीद में आप उस स्लो पेस को एन्जॉय करते रहते हो। एट लीस्ट मैंने तो किया। मेरे साथ मेरे जो दोस्त आए थे, उनको नहीं इतना पसंद आया वो, बट मुझे पसंद आया। पूरी फ़िल्म का जो प्लॉट है, वो मात्र एक थिएटर में और मात्र 4 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और इन्हीं के इर्द-गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। वो भी एक अच्छा लगता है देखने में, बिकॉज़ और कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको पता है अब आपका दिमाग शट डाउन हो चुका है कि बाहर से कोई नहीं आने वाला है। अब जो भी है यहीं पे सारी कुछ चीज़ें होने वाली है, तो आप खुद उसमें बहुत सारी चीज़ें ढूँढने लग जाते हो कि और क्या-क्या हो सकता है। उस थिएटर का हर एक कोना आपके साथ फ़ैमिलियर हो जाता है। अगला प्लस पॉइंट है एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। जावेद जाफ़री सर ने जिस तरीके से काम किया है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल-ए-तारीफ़ है और उनको देखने के बाद वो एक ऑरा, जो एक किंग का ऑरा होना चाहिए कि ये मेरा साम्राज्य है, ये पूरा थिएटर मेरा साम्राज्य है, मेरी दुनिया है और मेरी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पे सारी चीज़ें होगी। भले ही ये पूरा डिप्रेशन से भला हुआ है, भले ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट उसके बावजूद मैं हूँ जो इस पूरे मेरे साम्राज्य को चला रहा हूँ। वो जो एक ऑरा है ना, वो पूरी फ़िल्म में आपको उनको देखने के बाद ही महसूस होता रहेगा। और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे फ़िल्म का जो प्लॉट ट्विस्ट आता है सबसे आखिर में, अर्थात वो मैंने बहुत पहले ही थोड़ा बहुत मतलब गेस कर लिया था, बट वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देने वाला क्लाइमैक्स ज़रूर रहा। तो मुझे ये फ़िल्म ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाँ, हम सब लोग तुम्बाड़ के एक्सपेक्टेशन से ज़रूर जाते हैं इस फ़िल्म में, उस लेवल की ये फ़िल्म मैं नहीं कहूँगी, उससे एक स्टेप नीचे ही कहूँगी, बट येस, ये फ़िल्म आपको निराश तो नहीं करेगी। पैसा बर्बाद हो गया ये तो आपको फ़ील बिल्कुल नहीं देने वाली है। नेगेटिव्स में पहला नेगेटिव ऐसा है कि ये फ़िल्म, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देती है। कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरीज़ बताई जाती है, उनको बस डायलॉग्स के ज़रिए हम सबके सामने रखा जाता है, उनको एक्चुअली दिखाते नहीं हैं। तो जिसके चलते वो जो थोड़ी-सी डेप्थ आपको मिसिंग लगने लगती है कि यार और अगर दिखाते तो शायद उनके और बैक स्टोरी में हम लोग घुस सकते थे, तो और ज़्यादा कैरेक्टर्स को शेड्स मिल सकते थे। अगला नेगेटिव पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कोड लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो भाई, वो जो फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया है, वो इतना शातिर दिखाया गया है, क्यों, कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से उसको सारी चीज़ें पता चलती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। तो वो थोड़ा-सा मतलब इतना ईज़िली हम लोग उस पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो लोकेशन उसके लिए नया है, वो बंदा उसके लिए नया है, बट उसके बावजूद जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली वो सारी चीज़ें करते हुए नज़र आती है, वो थोड़ा-सा अनबिलीवेबल लगता है। यार, अगला नेगेटिव पॉइंट है, ये कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट क्लोज़र जिस तरीके से मिलना चाहिए था, उस तरीके से हमारा दिल सैटिस्फाई नहीं होता है। और ये चीज़ मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद फ़िल्म देखो और खुद इस चीज़ को, अगर आप भी फ़ील करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आखिरी नेगेटिव पॉइंट है कि सबसे लास्ट में एक कहानी फूटती है जावेद जाफ़री के कैरेक्टर के बारे में, और उनकी असलियत में जो दिक्कत थी, जो एक्चुअल उनका प्रॉब्लम था, वो बताया जाता है, बट वही एक एंगल देना क्यों ज़रूरी लगा डायरेक्टर को, वो मुझे नहीं समझ में आया। बिकॉज़ वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। उस फ़िल्म इंडस्ट्री में, उस फ़िल्म फ्रेटर्निटी में वो एक चीज़ को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं माना जाता है। वो बहुत ही नॉर्मल बात है उनके लिए। इनफैक्ट उन्हीं ने फ़िल्मों के ज़रिए इन सारी चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करी गई है। तो क्यों इतनी बड़ी दिक्कत थी कि फिर बाद में ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, और ये वो नहीं जस्टिफाइबल मुझे लगा। वो एक जो एंगल दिया गया है जावेद जाफ़री के कैरेक्टर को, वो
मुझे लिटरली अननेसेसरी लगा एंड उसके अलावा कुछ और भी अगर दिखाते तो और ज़्यादा कन्विंसिंग मेरे लिए तो ज़रूर साबित होता। बाकी तब भी मैं कहूँगी कि पैसा वसूल एक्सपीरियंस ये फ़िल्म ज़रूर आपको देगी। तुम्बाड़ की एक्सपेक्टेशन से जाओगे तो नहीं एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगे, तो तुम्बाड़ को अलग से ट्रीट करो, इस फ़िल्म को अलग से ट्रीट करो, अलग पर्सपेक्टिव से देखो। मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। मर्दानी 3 का भी रिव्यू जल्दी आ रहा है इस वीडियो के बाद, वो भी देखना मत भूलिएगा। सेटेलाइट हिंदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो भाई लोग, प्लीज़ कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।